जय हिंद। वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम जेई सेगमेंट के अंदर मैग्नेटिज्म के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम करने वाले हैं जो जेई एडवांस में आपसे पूछे गए थे। तो हम 2000 से 2020 लास्ट 20 ईयर्स के हम प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको हर एक सवाल स्क्रीन पे दिखाऊंगा, फिर अपने इसको सोल्व करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा। अगर आपने पहले सोल्व किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं सोल्व किया तो आप मेरे साथ साथ उसे सोल्व कर सकते हैं। बच्चों, अब आपके पास है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले सवाल हैं, और ये आपसे जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है 2006 में पूछा गया। सिंपल सवाल है, आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है आपके पास। अभी हुआ बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अच्छा, सवाल क्या था? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही होना चाहिए। आपके सही है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखिए सवाल में आपको बोला गया लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कैरिंग ए करंट I1 सो दैट I1 इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम द प्लेन। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, इनफिनिट करंट कैरिंग वायर, उससे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। ओके, सच दैट I1 ओके इन द प्लेन ऑफ पेपर स्टडी करंट I2 यहाँ पे इस लूप में फ्लो कर रहा है ABCD में। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। अब देखिए ये आपके पास में सर्कुलर बनाया है ना, ऐसे इसे जो बनाना चाहे सर्कुलर लूप ऐसा बना है। अब देखिए यार, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो अब भी आपके पास सर्कुलर बनेगी। अगर आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेक करेंगे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बनेगी? ये करंट कैरिंग वायर कैसे ऐसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसी ऐसी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसी हो रही होगी आपके पास में। तो अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इस वाले करंट कैरिंग वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर आप बात करेंगे फोर्स ऑन बी ए तो वो आपके पास में नहीं आएगा। सही। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे फोर्स ऑन सी डी तो वो भी नहीं आएगा। सिर्फ आपके पास में बीसी और एडी पे फोर्स आएगा। अब बीसी पे फोर्स कैसे देखा जाएगा? देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में बीसी वाई रीजन में वो ऐसा होगा, कुछ ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे होंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, ऐसा। क्लियर? आशीर्वाद से भी देख सकते हैं, ऐसा आएगा। अच्छा, इस पे अगर आप फोर्स चेक कर रहे हैं तो इस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, डॉट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, देख लीजिए। सिमिलरली अगर आप इस पे फोर्स चेक करेंगे तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और फोर्स इक्वल होगा आपके पास में। इतना समझ में आ रहा है कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है वही इस पे फोर्स लग रहा होगा। तो इसके कोई भी एलिमेंट की डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ पे भी किसी एलिमेंट की डिस्टेंस x है। तो एफ नेट अगर आप बात करेंगे, एफ नेट ऑन BC एंड AD तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में? 0 हो जाएगा। जो नेट फोर्स आपके पास है BC और AD पे आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉर्क की, अगर आप भैया बात करेंगे टॉर्क की, तो टॉर्क का कैसा एक्सप्रेशन आएगा? देखिए टॉर्क की अगर आप बात करें तो ये फोर्स बाहर की तरफ आ रही है, अंदर तरफ, तो लूप कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। BC ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, AD नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे उठेगा लूप। ये ऐसे है ना आपके पास में, ऐसे ऐसे उठेगा ऐसे, क्योंकि इस पे फोर्स ऊपर अगर स्पीड चल रहा है तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा आपके पास। क्लियर? तो अगर ये आपके पास में समझ में आया तो नेट टॉर्क इज 0 नहीं, नेट टॉर्क आपके पास में 0 नहीं है। टॉर्क तो ये बॉडी घूम रही है। और अगर आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करने जाएंगे इसको, तो आपको क्या दिखाई देगा? BC ऊपर की तरफ उठ रहा है, AD नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैसा मोशन आ रहा है? ऐसा मोशन आ रहा है। तो ऐसा मोशन कैसा हुआ आपके पास में? ये कैसा मोशन? जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ मुझे क्लॉकवाइज मोशन दिखाई देगा। तो आपके पास में ए ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। और कौन सी इसकी अबाउट रोटेट करेगा? ओ डैश के अबाउट रोटेट करेगा। इसका नाम O है, और ये जो लाइन ऐसे यहाँ पे जा रही है दिस इज O डैश, O डैश। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। बच्चों यार सवाल आपसे 2008 में पूछा गया, और इससे का एक सवाल पहले भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट में था आपके पास में। आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है।
अभी हुआ बच्चों, अब तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, सी एंड डी। सवाल में क्या है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक रीजन बनाया है, तीन रीजन बनाया है ना, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। तो इसके अंदर ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड था आपके पास में इस वाले रीजन में से, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ऐसे एक पार्टिकल आया होगा ऐसे v वेलोसिटी से, ऐसे कुछ 90 डिग्री पे ऐसे ये एंटर हुआ होगा, ऐसे एंटर हुआ। अब आपसे कुछ कुछ कंडीशंस की बात कर ली इसने। सबसे पहले बोला कि पार्टिकल की वेलोसिटी की रेंज क्या होता है कि ये थर्ड मतलब रीजन के अंदर एंटर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इन सब सवालों में एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले सेंटर ढूंढिए, सेंटर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे लाई कर रहा होगा, फोर्स दिख रही है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे सेंटर है। अब अगर सेंटर बच्चों यहाँ पे आपके पास में, और कैसा केस बनेगा, ऐसे करके कुछ ऐसा केस बनेगा, ऐसे करके कुछ सर्कल आएगा आपके पास में, ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ होगा, ये इसकी रेडियस है। अगर आप चाहते हैं कि ये रीजन 3 में एंटर कर जाए, तो ये वाली लेंथ आपके पास में L है, तो अगर आप बात करेंगे ए वाले ऑप्शन में जिसके अंदर बोल रहा है कि रीजन थर्ड में एंटर कर जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो रेडियस होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए इस वाली लेंथ से। अगर ये रेडियस इस L से कम होगा तो घूम के वापस आ जाएगा। अब सोच के देखिए, अगर यही वाला पॉइंट एज पे जस्ट वापस आता, थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। रेडियस को आप क्या लिख देंगे, रेडियस बन जाएगा mv/qb, यही एक्सप्रेशन आता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन L। तो वेलोसिटी बच्चों बड़ा आना चाहिए qbl डिवाइड बाय m से, और यही एक्सप्रेशन उसने बोला है, तो इस वजह से ए ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन में बात करेंगे तो उसने इसका जस्ट उल्टा बोल दिया कि रीजन थर्ड में एंटर करवाने के लिए वेलोसिटी कम होना चाहिए, गलत बात, ज्यादा होना चाहिए। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, पाथ लेंथ कब मैक्सिमम आएगी, पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ होगा क्या आपके पास है, पाथ लेंथ होगा, सी ऑप्शन की बात की पाथ लेंथ, ये बोल रहा है कि इस वाले रीजन 2 के अंदर पाथ लेंथ मैक्सिमम कब आएगी। तो पाथ लेंथ है क्या, इस वाले रीजन में सेमी सर्कल कंप्लीट करना है, इसको मैक्सिमम तब आएगा सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, सेमी सर्कल कंप्लीट करना है तो पाथ लेंथ आ जाएगी पाई आर, ठीक। अब आर को मैक्सिमाइज करना है, तो आर जब मैक्सिमम होगा उस वाले केस में पाथ लेंथ मैक्सिमम होगा। अब आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम हो जाएगा एल के बराबर। तो जो पाथ लेंथ आपके पास मैक्सिमम आएगा वो तब आएगा, पाथ लेंथ विल बी मैक्सिमम कब, when r is equal to l। तो r को आप l के बराबर कर दीजिए, तो r आपके पास में है mv/qb, तो ये आपके पास में l के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो v आ रहा है वो आ रहा है qbl डिवाइड बाय m। क्लियर। अच्छा, फिर आपसे बोला टाइम स्पेंड इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v। टाइम स्पेंड, तो टाइम होता कितना है आपके पास में, टाइम अगर आप देखें पूरे सर्कल का जो टाइम है 2πm डिवाइड बाई qb, ऐसे निकालते हो। फिर कैसे निकाला टाइम, टाइम आ गया 2πr डिवाइड बाई v, 2πr डिवाइड बाई v, तो r की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज mv डिवाइड बाई qb, इधर v 2πm डिवाइड बाई q, ये आ गया टाइम आपके पास, सही। अब ये तो पूरे सेमी सर्कल का मतलब पूरे सर्कल का टाइम है, आपका जो टाइम स्पेंड होगा वो इसका हाफ होगा आपके पास में, अगर पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, बाहर निकले तो अलग टाइम आएगा। तो आपसे क्या बोला कि द टाइम स्पेंड इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी एज लॉन्ग एज पार्टिकल रिटर्न टू द रीजन 1। रीजन 1 में हम सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, और सेमी सर्कल कंप्लीट कर टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, इसका जस्ट हाफ, दैट इज πm डिवाइड बाई qb। तो वो तो कांस्टेंट है, बिकॉज पाई m मास qb सब कांस्टेंट है, तो कोई भी वेलोसिटी हो टाइम तो सेम रहता है आपके पास में, बस सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर आना चाहिए। तो ये वाली बात भी सही होगी। तो तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन ए, सी एंड डी। और ऐसा सवाल हमने नोट्स में किया हुआ है, तो ये आपसे होना चाहिए था। मुझे 2011 में पूछा गया सवाल है, 2011 में पूछा गया सवाल है, और सवाल आसान ही है, आप करके बताइए क्या क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन सही होंगे, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सवाल एक वापस आप देख लीजिए, अगर गलत हो रहा है, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है आपको, आपको ये समझ पाना कि सेमी इनफिनिट मैग्नीफिड किस तरीके का, वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। देखिए ऐसा है आपके पास में, इधर एक रीजन मान लीजिए इसके इधर,
और इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इन्फिनिटी तक है ना, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ये क्रॉस बनाए जा रहे हैं अंदर की तरफ शो करने के लिए, ठीक है, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या हुआ, एक प्रोटॉन एंटर होता है v वेलोसिटी से, और सेम वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन भी एंटर होता है यहाँ पे ना। अब देखिए प्रोटॉन पे जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ फोर्स है, तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे कहीं पे आएगा, सेंटर कुछ यहाँ पे, तो ऐसे करके ऐसा पाथ उठा लेगा ये, और ये इनफाइनाइट बड़ा है तो इधर ये v वेलोसिटी से वापस बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो फोर्स थंब से ऊपर की तरफ आ रहा है, पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो थंब की डायरेक्शन आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना होता है, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो कुछ ऐसे नीचे बनेगा, तो ऐसे करेंगे कुछ ऐसा आएगा आपके पास, समझ में आई बात। अब ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दे विल नेवर कम आउट, नहीं इससे गलत बात है, बाहर आ गए मैग्नेटिक फील्ड के। दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ, मतलब फाइनली जब ये बाहर आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखिए पैरेलल पाथ पे जाते हुए बाहर आ रहे हैं दोनों, ठीक है, तो ये बात सही है, तो बी ऑप्शन आपके पास नहीं करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। ये सिर्फ इसने बोला कि बाहर आते वक्त की बात चल रही है, इसने ये तो बोला दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग द पैरेलल पाथ, बाहर आते वक्त ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, हाँ पैरेलल हैं, सही। सी ऑप्शन में दे विल कम आउट एट सेम टाइम, अच्छा टाइम जो आपके पास मिल जाएगा तो वो टोटल सर्कल का होता है 2πm/क्यूबी, यहाँ पे आएगा πm/क्यूबी, अगर दोनों की इसकी वैल्यू सेम है, देखो सेमी सर्कल कंप्लीट करना है ना, पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है 2πm/क्यूबी, इससे पहले साल में हमने देखा था, तो हाफ पूरा करने में कितना लगेगा πm/क्यूबी। अब देखिए क्या क्या सेम है, पाई सेम है, हाँ पाई सेम है, मास सेम है क्या, मास सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, क्यू और बी आपके पास भी सेम है। तो टाइम अगर आप बात करेंगे तो टाइम किसका ज्यादा होगा आपके यहाँ से, प्रोटॉन का टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई। तो आप क्या बोलेंगे, तो दोनों डिफरेंट टाइम पे बाहर आएंगे, तो दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो सवाल आसान था और बहुत आसान, मूविंग चार्ज में यही आता है, आप सेंटर ढूंढ लीजिए काम बन जाएगा। मूविंग चार्ज के अंदर दो चीज़ ध्यान रखनी है, सेंटर पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और फिर ये ध्यान रखना भी नेगेटिव चार्ज है तो जो थंब से जो डायरेक्शन आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन लेनी है, क्लियर। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2013 में पूछा गया, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट चल रहा है अभी आपके पास, 2013 का सवाल है। सवाल थोड़ा सा हल्का सोचने वाला है, टफ नहीं बोल सकते आप इसको, और बिल्कुल इजी भी नहीं, थोड़ा सोचने वाला है, बहुत हल्का सोचेंगे तो बात बन जाएगी। करके बताइए बच्चों। हाँ भाई, इसमें दो आंसर सही होंगे आपके पास में, ऑप्शन एक तो आपके पास में सही होगा, दैट इज ऑप्शन ए, और एक सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। सवाल में क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यूब मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये ऐसे कुछ एक्स एक्सिस दिखा रहा हूँ मैं, इधर कुछ वाई एक्सिस, तो जेड बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा बिकॉज एक्स क्रॉस वाई जेड होता है। तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ वेलोसिटी आपके पास में थी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जब ये बाहर निकला तो बाहर निकलते निकलते इसकी जो वेलोसिटी बनी वो कुछ ऐसी बन गई आपके पास। फाइनल वेलोसिटी कितना शो कर रहा है ये, दिस इज 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो मैग्नीट्यूड सेम का सेम आना चाहिए, थोड़ा चेक कर ले क्या फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो वो बन जाएगा सेम आना चाहिए, वैसे वो चेक करते हैं, वैसे 12 + 4, तो ये अगेन आपके पास है 4 मीटर पर सेकेंड, वो तो आना ही चाहिए था आपके पास बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं कर सकता। अब सोचिए ये फाइनल वेलोसिटी कैसे बनी है, 2√3 आई कैप, तो यहाँ पे ऐसे बन गया 2√3 आई कैप में, और जे में कितना है आपके पास में 2, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, हॉरिजॉन्टल से बता सकते हैं, ये वाला एंगल थीटा, तो ये बन गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 30 डिग्री बन गया। तो ऐसे जब ये बाहर आ रहा है तो कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल बना है, क्लियर, ऐसी वेलोसिटी है। तब सोचिए अगर ऐसे टर्न करना है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी तो सेंटर यहाँ पे आएगा ना। अगर बाहर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ सेंटर आ जाए, फिर ऐसे घूमता, अगर ऐसे घूमता फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में यहाँ पे माइनस आता।
आपको 2√3 आई कैप 2 जे कैप है तो वो वेलोसिटी कुछ इस तरफ है ना, इस डायरेक्शन में, तो अगर ऐसे डायरेक्शन में करना है तो ऐसे बेंड करना है, और ऐसे बेंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो पहली बात तो ये सही हो गया आपके पास कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में वो माइनस जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, और क्या क्या बोला देख लेते हैं इसमें। ये वाली लेंथ कुछ एल बताइए आपको, इतनी लेंथ कुछ एल है। अब ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा ये बताया इससे जो यहाँ से यहाँ पे जो टाइम लगता है वो टाइम 10 मिली सेकेंड का टाइम है आपके पास में ना, जो टाइम है आपके पास है वो 10 मिली सेकेंड का टाइम है। थोड़ा देखना पड़ेगा करके, थोड़ा देखते हैं एक बार। ये वाला एंगल बच्चों आपके पास में 30 आ गया। अच्छा ये वाला एंगल 30 आ गया तो ये वाला एंगल 90 हो गया, तो ये वाला एंगल 60 हो गया। अच्छा ये वाला 90 हो गया आपके पास में, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्लियर, इतनी बात सही। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया तो आप क्या बोलेंगे 2 पाई एंगल ट्रेवल करने में टाइम कितना था 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू टी। अगर आप पूछो 1 यूनिट एंगल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा आपके पास, दैट इज एम डिवाइड बाई क्यू टी। सही, और आपको जो एंगल कवर करवाना है वो कितना है पाई बाई 6 यूनिट, तो पाई बाई 6 यूनिट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा एम क्यू बी मल्टीप्लाई पाई बाई 6, कितना टाइम आपके पास लगना चाहिए। और इस टाइम की वैल्यू सवाल में गिवन भी है आपको, ये सब कितना गिवन है बच्चों यहाँ आपको, दिस इज 10 मिली सेकेंड है ना, आ गया 10 मिली सेकेंड गिवन है। तो ये वाली वैल्यू आ गई पाई एम 6 क्यू बी, और ये आ गया 10 मिली सेकेंड, तो 10 डिवाइड बाई 1000, ऐसा एक्सप्रेशन ये बन गया एक। तो अब ये जो सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जानना चाह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस आपके पास में r है ना, तो ये भी पूरा r हो गया आपके पास। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे r cos 60, r cos 60 इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए आपके पास में l के बराबर होनी चाहिए। तो r की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज mv डिवाइड बाई qb, और cos थीटा की जगह कितना है cos 60 आ जाएगा यहाँ पे 60, और cos 60 कितना हो गया आपके पास हाफ हो गया, तो ये बन गया कुछ l। अब हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के अंदर अगर आप ऑप्शंस में देख रहे हैं तो एल का कहीं पे नाम नहीं है, तो क्यू बी एम तो इससे डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू चेक करेंगे तो कितना बन गया, बी इज इक्वल टू 100 पाई एम डिवाइड बाई 6 क्यू, तो बी कितना बन गया आपके पास, इट इज 50/3 पाई एम बाई क्यू, ये एक्सप्रेशन बन गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये किससे मैच कर रहा है 50/3 पाई एम बाई क्यू, तो आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन ए एंड सी। देखिए मूविंग चार्ज के अंदर इसी तरीके के सवाल बनते हैं आपके पास में, एक ही पैटर्न है आपके पास में और सवाल भी अच्छे खासे आते हैं, तो इस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी जरूरी है। बच्चे यार सवाल आपसे 2015 में पूछा गया और सवाल आसान है, आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हमें हुआ बच्चों, इसमें आपके पास में ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल में बोल क्या रहा है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, इसकी ये वाली लेंथ कुछ आपके पास में एल है और ये वाली कुछ रेडियस आर है, सिमिलरली ये भी रेडियस आर है और यहाँ पे ये लेंथ भी एल है। आपसे इसके ऊपर ये जो भी करंट कैरिंग वायर बनी इसके ऊपर फोर्स पूछा गया। सबसे पहले वाले केस में बोला गया कि अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट के कैप, जेड में ही है, यही मतलब हुआ। अच्छा
जेड में है तो आपके पास में कैसा होगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना आपके पास में, ठीक है। तो अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो एफ, अब कैसे करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप देखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालने के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालने के लिए आप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फोर्स कितना आएगा, आई एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट वायर बन जाएगी, आई एल की जगह टोटल लेंथ कितना है 12 प्लस 2r मल्टीप्लाई बी नोट, ये फोर्स आ गया, क्लियर। ये पहले वाला केस का हो गया। तो ये वाली बात सही है कि फोर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पास में लेंथ प्लस रेडियस के, तो ये ए ऑप्शन तो सही हो गया। सेकंड वाले में बोला गया अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होता B इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में इस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन के अंदर आपके पास में, तो उस वाले केस में देखेंगे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसी ही, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफ आई एल क्रॉस बी होता है, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि अगर करंट भी आपके पास इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो कोई फोर्स रहेगा नहीं। थर्ड केस की बच्चों अगर हम बात करें तो आपके पास में बोला गया कि B इज इक्वल टू बी नॉट वाई कैप, B इज इक्वल टू बी नॉट जे कैप बोलते हैं। अच्छा, अब इस वाले केस में भी अगर आप देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अब की बार F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में जो L है और B है वो परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली आप उसको आई एल बी लिख पाएंगे। इससे पहले वाले केस में अगर आप L क्रॉस B को खोल रहे थे तो L और B में जो एंगल था वो 0 था, अब की बार वो 90 डिग्री हो गया अगेन। तो अब यहाँ पे वापस फोर्स देखें तो F वापस प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास लेंथ प्लस r के, बिकॉज वही सेम एक्सप्रेशन आएगा बट डायरेक्शन डिफरेंट आएगी। इसमें जो डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी फोर्स की, इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो आउट ऑफ द प्लेन आएगी आपके पास, क्लियर। तो A, B और C ऑप्शन सही हो गए, और अगर A ऑप्शन सही हो गया तो फिर तो D ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो ही जाएगा, क्लियर। तो ये वाला सवाल आपसे 2017 में पूछा गया, और सवाल मोर देन वन ऑप्शन कैटेगरी से सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, पर सवाल यहाँ टफ नहीं है, ऐसा सवाल मैंने नोट्स में किया है। आप करके बताइए क्या क्या जवाब आएंगे। अब बच्चों हुआ भी सवाल, इसका जवाब आपके पास में वो जवाब बताता हूँ आपको मैं, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे आपके पास में सही जवाब होंगे। अब ये देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा बता दिया कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, रीजन 2 में है, रीजन 3 में नहीं है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस आर से एक पार्टिकल एंटर हो रहा है v नॉट वेलोसिटी से, कुछ भी आप मान लीजिए, वेलोसिटी नहीं गिवन है, इस सवाल में क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, लीनियर मोमेंटम गिवन है, लीनियर मोमेंटम गिवन है इसका p, और चार्ज गिवन है ऐसा कुछ q नॉट, ऐसा कुछ चार्ज गिवन है, ये डाटा है, प्लस q गिवन है, प्लस q, ठीक है, q चार्ज है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है बच्चों, सबसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है फॉर बी कि कुछ वैल्यू द पार्टिकल विल री एंटर इन रीजन 1, अगर ये पार्टिकल को वापस री एंटर करवाना है तो री एंटर करवाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये ऐसा हो जाए कि जब ऐसे सर्कल पाथ में घूमे तो ये ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाए, तो आपके पास में जो रेडियस हो वो 3r/2 के बराबर हो जाए, जो रेडियस हो वो 3r/2 के बराबर हो जाए, अगर उससे बड़ी होगी तो बाहर निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, अगर रेडियस 3r/2 से बड़ी हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगा, उससे कम होगा तो वापस घूम के आ जाएगा। तो आप क्या बोले, रेडियस जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 3r/2, हम ये चाहते हैं। तो रेडियस का एक्सप्रेशन लिखा वो होता है mv डिवाइड बाई qb इज इक्वल टू 3r/2, तो m तो कुछ बोला ही नहीं है उसने, mv की वैल्यू गिवन है p वो लिख दिया, q और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी, दैट शुड बी लेस देन, क्या इक्वल बार लिख रहा हूँ बार बार, 3r/2। क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है ये कि b किससे बड़ा होना चाहिए उसकी बात कर रहा है। तो अगर आप b को यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो b इसको इधर लेके चले जाओ तो ये बन गया 2p डिवाइड बाय
3QR दैट शुड बी लेस, ऐसा कुछ बन गया 2P डिवाइड बाय 3QR। तो बी आपके पास में, ए ऑप्शन तो बच्चों सही दिखाई दे रहा है, ए में तो कोई दिक्कत नहीं, ए सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर बोला गया कि बी की वैल्यू अगर इतनी होगी देन पार्टिकल विल री एंटर थ्रू ए पॉइंट, पार्टिकल विल री एंटर रीजन थ्रू द पॉइंट P2 ऑन एक्स एक्सिस। बोला कुल मिला के चाहता है यार यहाँ पे कितनी बी की वैल्यू हो ताकि यहाँ से पार्टिकल बाहर निकल जाए। अगर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे सेंटर मान लो यार, ये कुछ रेडियस होगी आपके पास में, इसको कुछ ऐसे, इसकी रेडियस कुछ x मान लीजिए, या हमने x मत मानिए, कुछ रेडियस मान लीजिए, कुछ क्या मानेंगे रेडियस, l मान लीजिए रेडियस कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनना चाहिए और यहाँ से पार्टिकल बाहर आना चाहिए आपके पास में, ये भी l हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करें, ये वाला एंगल कुछ एक बार के थीटा मान लेते हैं, ठीक। अब हमने क्या लिखा, दैट इज l sin थीटा, l sin थीटा इज इक्वल टू 3r/2, ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, L sin थीटा इज इक्वल टू 3r/2। एक और इक्वेशन बना लेते हैं, वो क्या बना है आपके पास में, ये L है, ये L cos थीटा है, तो क्या बन गया, दैट इज L माइनस L cos थीटा इज इक्वल टू R। अरे इतना सही है, हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे थीटा बीटा हमें अच्छा लग रहा नहीं है, बोले भाई इसको हटाओ कैसे भी करके। अब इसको हटाने का क्या तरीका हो सकता है, आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, साइन थीटा कितना आ गया आपके पास में, साइन थीटा आ गया यहाँ पे दैट इज 3r डिवाइड बाई 2l, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे बन गया l ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा कह लीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 9r² डिवाइड बाई 4l² इज इक्वल टू r, लिख दिया, इतना सही है अभी, ठीक है। अब इसे सोल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है आपको। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये बन गया L माइनस आर इज इक्वल टू √1 माइनस 9r² डिवाइड बाई 4l। बच्चों यहाँ पे एक L भी आएगा ना, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ये बन जाएगा L² प्लस r² माइनस 2lr, यहाँ पे स्क्वायर किया L² 4l² माइनस 9r² डिवाइड बाई 4l², इस L² ने इसको उड़ा दिया, तो एक्सप्रेशन में आप चेक करते हैं बन गया 4l² 4r² माइनस 8lr इज इक्वल यहाँ बन गया 4l² माइनस 9r², इसने इसको उड़ा दिया। अच्छा, r का एक एक एक्सप्रेशन यहाँ पे उड़ गया, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इधर आ जाइए, तो ये बन गया, नोट जाते थे 13r इज इक्वल टू 8l, तो l की वैल्यू कितनी है 13r/8, ये आ गया है, और रेडियस होता है किसके बराबर है mv/qb, तो mv को लिख दिया p, दैट इज p डिवाइड बाई qb। तो बच्चों b की वैल्यू अगर आप चेक करें दैट इज 8p डिवाइड बाई 13qr, p की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे दिस इज बिकम 8p डिवाइड बाई 13, एक मिनट रुकना, b को इधर लेंगे तो ये बन गया 8p डिवाइड बाई 13q और r, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है क्या आपके पास में। तो अगर आपके पास में इतना होता है, अगर जैसे ये हो गया तो वो रीजन 3 में चला जाएगा, ये वाली बात भी सही है, बी ऑप्शन भी आपके पास में क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बच्चों ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फॉर ए फिक्स्ड बी, बी की वैल्यू फिक्स है, पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज क्यू फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू रीजन 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यार ये जो आपके पास में अगर वापस घूम के ऐसे यहाँ पे आ गया तो ये जो रेडियस के बराबर आएगी ना डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस होगी इस P पॉइंट की जिससे वापस बाहर आएगा, तो किसके बराबर 2r होगा, तो 2r क्या होगा mv डिवाइड बाई qb, तो सेपरेशन m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है आपके पास में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, व्हेन पार्टिकल री एंटर रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन रीजन 2, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा भाई साहब, जस्ट यहाँ पे से इतना टच करके आ जाए ऐसे पूरा पूरा, जो रेडियस है 3r/2 के बराबर हो जाए। तो उसमें क्या बोल रहा है, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन द पॉइंट P1 एंड द फारेस्ट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से सबसे दूसरा पॉइंट ये होगा, यहाँ पे मोमेंटम P था, यहाँ पे मोमेंटम P था, तो दोनों में जो चेंज इन मोमेंटम वो P√2 है, P/√2 नहीं है, तो इसकी वजह से जो दो ही ऑप्शन सही होंगे इसमें, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। बच्चों ये सवाल आपसे 2018 में पूछा गया था, मोर देन वन ऑप्शन कट का सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आएगा।
हाँ भी हुआ बच्चों। तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके पास, इट इज ऑप्शन ए बी एंड डी। मैं सिंपल कंसेप्ट बता दूं सवाल का। सवाल में ये बोला कि यहाँ पे ऐसे आप मान लीजिए ये ऐसे ओरिजिन हो गया आपके पास में, एक वायर ऐसे यहाँ पे है आपके पास में, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास में है प्लस आर, और एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास में माइनस आर, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे वायर पड़ी है आपके पास में, एक वायर ऐसी है और एक वायर ऐसी है। कभी किसी में कुछ कैसे, इसमें मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो कर, इसके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, इसमें अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसके से बाहर की तरफ आएगा, नेट कैंसिल आउट कर देंगे, समझ आ रही। इसकी वजह से अंदर की तरफ आएगा और इसकी वजह से आप चेक करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। सिमिलरली अगर ऐसे अपोजिट होगा तो डायरेक्शन आपको देखना आता है। सिमिलरली अब यहाँ पे भी एक ऐसे लूप रखा गया है और उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से देखने पे क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ये बात फाइनल होगी इस लूप की वजह से, लूप के अंदर की तरफ आ गया। सबसे पहले ए ऑप्शन में चलते हैं। बोला कि I1 और I2 दोनों बराबर है, दोनों की मतलब डायरेक्शन सेम है आपके पास में, ठीक, डायरेक्शन आपके पास में सेम है दोनों की। ये बोला ना, इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन B कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। इन दोनों को ऐसे बना देते हैं। अब देखिए मतलब दोनों बराबर हैं, अगर ऐसे बाहर की तरफ होंगे तो ये भी अंदर की तरफ दे रहा है आपको और ये बाहर की तरफ दे रहा है, तो इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और अगर इन दोनों के नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया तो रिंग की वजह से कुछ आएगा तो वो 0 हो सकता नहीं है, ये बात सही है। अब बोल रहा है एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव हो गया इसमें नेगेटिव हो गया आपके पास में, ठीक है। अब आप देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, और नेट भी इसकी वजह से भी अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक। तो आपके पास में I1 I2 हमने गलत मेंशन कर दिया, आई होप एक बार देख लें क्या। इसमें I1 है, इसमें I1 है और इसमें I2 है। अब आपको सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया, I1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन के हिसाब से। तो इसके से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसकी वजह से भी किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो हो सकता है ना इन दोनों का जो नेट आ रहा हो और रिंग का जो आ रहा हो वापस में एक दूसरे कैंसिल आउट कर दे, तो 0 हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन में बोला कि I1 इज लेस देन 0, अगर I1 लेस देन 0 होगा मतलब इसमें नीचे की तरफ आएगा, और फिर अगर आप देख रहे हैं I2 इज ग्रेटर देन 0 तो ये ऐसे ऊपर की तरफ आ गया। अब 0 नहीं हो सकता, क्यों, इसकी वजह से अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, और इस रिंग की वजह से भी अंदर की तरफ, तो दैट्स तीनों जुड़ेंगे तो कभी 0 हो सकते नहीं है। फिर बोला कि इफ I1 और I2 ये दोनों बराबर हो जाएं आपके पास में, अगर I1 और I2 दोनों बराबर हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ रिंग की वजह से आएगा, और रिंग की वजह से एक्सिस पे कितना आता है, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R sin क्यूब थीटा। आप लगा के देख लीजिए, जो ऑप्शन है वो आपका मैच कर जाएगा। 3 ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन A B एंड D। क्लियर बच्चों, ये आपके पास में असर्शन रीजन का सवाल है और ये आपसे 2008 में पूछा गया, 2008। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे, करके बताइए। हाँ भी, इसमें आपके पास में ऑप्शन सी सही होगा, स्टेटमेंट 1 आपके पास में ट्रू है और स्टेटमेंट 2 आपके पास में गलत है। देखिए क्या है, अब मान लीजिए जैसे एक सोलेनोइड आपके पास में है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड था आपके पास में म्यू नॉट Ni। अब अगर इसके अंदर कुछ कोर का मटेरियल डाल देंगे तो कुछ एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में B' ऐड हो जाएगा इस कोर की वजह से, बिकॉज अब ये खुद अपने को मैग्नेटाइज कर लेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में बढ़ गया तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपके पास मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क के एक्सप्रेशन में डील करता है, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, इसी एक्सप्रेशन में तो काम करता है वो। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दें, टॉर्क भी बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके पास सही हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर आप बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की आप बात करें, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। स्टेटमेंट 2 की आप बात करें, सॉफ्ट आयरन हैज हाईली मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, ये बात सही है कि अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में है, तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बढ़ जाता है आपके पास में, वो बी नॉट प्लस जो मैग्नेटाइज होने से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो भी ऐड हो जाएगा।
तो ये मैग्नेटिक पर इसका नाम तो परमेबिलिटी होता है, ये बात ठीक है। पर सेकंड लाइन में फिर क्या बोल दिया, एंड कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। ये बात तो दोनों अपोजिट आ रहा है ना आपके पास में। अगर आपके पास परमेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है और बहुत आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकता है। ये तो वर्ड होता है परमेबिलिटी का। और मतलब पहले ये बोला कि हाई परमेबिलिटी वहां तक सही था, फिर इसका उल्टा बोल दिया, इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो सॉफ्ट आयन जो मटेरियल है आपके पास है वो हाईली उसकी परमेबिलिटी हाई होती है, तो वो इजीली मैग्नेटाइज या फिर डीमैग्नेटाइज हो सकता है। ओके, बच्चे इंटीजर आंसर टाइप पे हम आ चुके हैं। तो ये वाला सवाल आपसे, पहला सवाल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो 2009 में पूछा गया ना। आप करके बताइए सवाल को क्या जवाब आ रहा है। हाँ भाई, आपके पास में मैं सवाल बना लेता हूँ, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व बना लेता हूँ। हाँ भी हुआ। इसका जवाब आपके पास जो आंसर रहेगा दैट इज आंसर विल बी 7। आंसर विल बी 7। कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या बोला गया कि एक करंट आई फ्लो कर रहा है आपके पास में, ठीक है, आई करंट ऐसे कुछ फ्लो करवा देते हैं। और आपको बोला गया PQ 3x है, PR 4x है, तो ये 5x है। तो हाइपोटेन्यूज साथ साथ देख लेंगे ना कौन सा हाइपोटेन्यूज बनाना है। अब बोला गया कि इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, वो इसने पूछ दिया। अब हम कैसे निकालते हैं, ये फाइनाइट वायर है आपके पास, ये फाइनाइट वायर है ना, क्योंकि देखिए इसकी वजह से जीरो आएगा, PR की वजह से जीरो आएगा और QP की वजह से जीरो आएगा। इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो B ड्यू टू PR एंड PQ कितना आएगा आपके पास में, जीरो आएगा। सिर्फ हम PQ की वजह से आपके पास में आएगा। अच्छा, PQ की वजह से निकालते कैसे करेंगे, तो ये आपके पास एक फाइनाइट वायर की तरह ट्रीट होगा। फाइनाइट वायर, तो इन सबको भूल जाओ, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, सिर्फ इसकी वजह से चेक करते हैं, सिर्फ इसकी वजह से ही आना है। अच्छा, तो कैसे निकालते हैं फाइनाइट वायर की वजह से, मुझे पता है एक्सप्रेशन दैट इज म्यू बाय 4 पाई I/d इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। ये आता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, लिमिट जाएगी -θ1 से लेके +θ2। अब देखते हैं, तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूँ मैं। तो कैसे करूँगा मैं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आपके पास में, ऐसे था कुछ, ठीक। ये पूरा एंगल कितना है आपके पास में, दिस एंगल दिस इज 4x ना, ये 4x है, ये 3x है, तो ये आपके पास है 53 डिग्री रहेगा। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना आएगा आपके पास, 37 डिग्री आएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप निकालने जाएंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो d की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ये 3x है, ये परपेंडिकुलर कोस साइन, दिस इज 3x साइन 53 डिग्री है। ये हाइपो बन गया, तो ये हमें PM चाहिए, दिस इज PM। PM की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3x साइन 53 डिग्री। अच्छा, साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अच्छा साइन 53 डिग्री कितना आ गया, 4/5 आ गया आपके पास, 4/5। तो ये आ गया आपके पास में 12x/5, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ठीक। अच्छा, एंगल की अगर आप बात करेंगे, अब लिमिट्स का एंगल देखना, तो एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर होता है। ये 53 है, ये 90 है, तो ये कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया। यहाँ पे सिमिलरली ये 53 डिग्री आ गया। तो पूरा एक्सप्रेशन अब मैं लिख देता हूँ। तो B का जो एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास, इट इज म्यू बाय 4 पाई I/d की जगह क्या एक्सप्रेशन बन गया, 12x/5 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, लिमिट चलेगी -37 डिग्री से लेके +53 डिग्री तक। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ऊपर बन गया 5 म्यू नॉट I, ऐसा बन गया। यहाँ बन गया साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, -37 डिग्री से लेके +53 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 5/48 म्यू नॉट I डिवाइड बाय पाई x। साइन 53 डिग्री कितना होगा बच्चों आपके पास, इट इज 4/5।
4/5 और ये माइनस ऑफ माइनस हो गया ना आपके पास में, तो प्लस हो जाएगा ये, दिस बिकम 3/5। सही, साइन 53 हो गया 4/5 और माइनस एक -37 डिग्री है ना आपके पास, तो एक पहले जो माइनस था साइन 53 माइनस साइन -37 तो -12 के प्लस बन जाएगा, साइन 37 हो गया आपके पास 3/5। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया, ये बन गया 7/48 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय पाई एक्स, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में बन रहा है। अब इसने क्या बोला, बाकी सब सेम है, बस इसकी वैल्यू पूछिए, ये वाला इसको लिखा हुआ है के म्यू नॉट आई डिवाइड 48 पाई एक्स, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, तो 7 इसका सही जवाब हो गया। इसको ऐसे लिखा हुआ है के बाई 48 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई एक्स, तो के कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से 7 आएगा। तो आसान सवाल था, कर सकते थे। तो ये फाइनाइट वेरिएबल से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो अगर आपको क्लियर होगा तो ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक बच्चों, ये सेकंड सवाल है इंटीजर टाइप का, आपके पास में 2012 में पूछा गया। आप आसान है सवाल, अगर आपको मतलब सवाल सही ढंग से ये टॉपिक आपने देखा हुआ होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। कोई भी चीज़ देखा आपने, जितने भी सवाल देखे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो आपने नहीं देखा हुआ हो या फिर नोट्स में ना हो, लिटरली देखे हुए सवाल रहते हैं आपके पास। और कुछ नया भी अगर आएगा तो कंसेप्ट वही होंगे जो आपको बताए गए थे, ऐसा कुछ नहीं आएगा बहुत फन्ने का कंसेप्ट कुछ आ गया, हवा ही नहीं लग रही, ऐसे रेयरली कभी हो जाए तो बात अलग है, मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। करके बताइए। हमें हुआ, जिसका जो आंसर आएगा वो बच्चों 5 आएगा, 5 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए सवाल में क्या था आपके पास में, यहाँ पे ऐसे बोला गया, पहले एक ये सिलेंड्रिकल वायर है आपके पास में, ये बोला गया ए सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ डायमीटर ए एग्जिस्ट इनसाइड ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2a जो इन द फिगर बोथ सेंटर कैविटी आर इनफिनिटली लॉन्ग। तो यहाँ पे आपके पास में ऐसे हमने एक कैविटी बना दिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस आपके पास में यहाँ पे कुछ a होगी और ये वाली रेडियस ऐसे कुछ a/2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पॉइंट है, एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो पूछा जा रहा है, क्लियर। अब इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट रिमेनिंग है, तो हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन एनालिसिस से पूरे की वजह से निकालेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे, फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे। सबसे पहले आप कंप्लीट की वजह से देखेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πd, सिलेंडर के बाहर इतना ही आता है आपके पास। अगर आप बात करें B ड्यू टू कंप्लीट, B ड्यू टू कंप्लीट, तो I इसके अंदर कितना आ जाएगा, इसके अंदर करंट कितना है, पूरा लूप की वजह से बात करें J मल्टीप्लाई पाई A स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। अगर आप बात करूं B ड्यू टू कट पोर्शन, जो पोर्शन काटा गया उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज वो आपके पास सेंटर से दूरी कितनी होगी बच्चों, ये A है, ये a/2, टोटल 3/2 दूरी होगी सेंटर से। तब क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट आई की जगह कितना है J मल्टीप्लाई पाई A स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π, D की जगह कितना आएगा आपके पास, दैट इज 3a/, क्लियर। ये यहाँ पे इससे साफ हो गया। अच्छा यहाँ पे भी D लिखना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे जो D इस सेंटर से कितना आपके पास में A है। पहले ये एक्सप्रेशन साफ करता हूँ, पाई से पाई साफ, A से A साफ, तो बन गया म्यू नॉट J a/2। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, पाई ने पाई को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, एक्सप्रेशन कुछ आ रहा है म्यू नॉट J/12 आ गया आपके पास, म्यू नॉट J/12 J a/12।
ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, नेट कितना होगा, नेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालेंगे हम। तो इसका और इसका दोनों को सेपरेट कर दें, क्योंकि पूरे की वजह से निकाला है, इसकी वजह से निकाल दिया, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो ये बन गया म्यू नॉट जे ए बाई 2 माइनस म्यू नॉट जे ए डिवाइड बाई 12। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना बचे, 5/12 म्यू नॉट जे ए। तो ये आपके पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पे बाकी सब लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो आंसर आपके पास है बच्चों 5 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बहुत काम की चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपको कुछ पोर्शन कट किया है वो सब बातें हो रही है, पहले पूरे की वजह से निकाल दीजिए, फिर जो पोर्शन कट किया उसकी वजह से निकाल लीजिए, फिर दोनों को सेपरेट कर दीजिए। और अगर मान लो कोई पार्ट ऐड होता तो आप पहले पूरे की वजह से, फिर जो नया पार्ट ऐड हो उसकी वजह से, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर? तो ये वाला सवाल आपसे 2014 में पूछा गया, इंटीजर आंसर टाइप है। आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। सवाल में क्या है, आपके पास में से दो करंट कैरिंग वायर है। बोला गया कि 2 पैरेलल वायर्स इन प्लेन ऑफ पेपर आर एट ए डिस्टेंस x नॉट पॉइंट चार्ज u। बोला गया कि दो ऐसे वायर है और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। इनिशियली दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, कुछ आइए मान लीजिए, ठीक है। और इसके पीछे की जो दूरी है आपके पास में x नोट है, ठीक है। और एक पोजीशन है, एक कोई भी एक पोजीशन है, उसकी दूरी x1 है और x1 की वैल्यू x नोट बाई 3 है। तो यहाँ से एक पॉइंट मान लेता हूँ किस दूरी पे, x नोट बाई 3 पे। तो सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट कितने पे हो जाएगा आपके पास, 2x नोट बाई 3 पे वही पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसको आपने u वेलोसिटी से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है आपने ना, इसको यहाँ पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए u से प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो वो पूछा है इसने। यहाँ पे जो रेडियस है उसका नाम r1 लिख दिया। तो r1 कितना है आपके पास में, mv डिवाइड बाई qb। अब b निकालना है मुझे, तो b का एक्सप्रेशन कैसे आएगा। सबसे पहले इसकी वजह से निकालना, तो इसकी वजह से कितने का, देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। एक की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई x नॉट बाई 3 माइनस दूसरी की वजह से कितने का, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ पे बन जाएगा 2x नॉट बाई 3। सही है ये वाली बात, 3 ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नेट देख रहे हैं b1 की वजह जो निकल के आ रही है आपके पास, इसको b1 नाम दे दीजिए। कितना आ गया बच्चों आपके पास, दिस इज बिकम 3/4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई x नॉट। सही है, ये 3/2 माइनस 3/4 तो 3/4 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो r1 रेडियस बना वो बन गया mu डिवाइड बाई q। b का एक्सप्रेशन आ गया 3/4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई x नॉट। अभी सिर्फ इसी इंस्टेंट की बात हुई थी, उसके बाद में तो पोजीशन बदल जाएगी, रेडियस बदल जाएगी, सिर्फ उसी इंस्टेंट की रेडियस की बात हो रही है। सेकंड वाले केस में क्या बोला उसने, सेकंड वाले केस में आपको बोला है करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। सेकंड वाले केस में ये बोल रहा है ना आपको, अगर करंट आपके इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए सेकंड वाले केस में, तो उसमें क्या होगा, एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, इसमें करंट इधर जा रहा है आई, तो दूसरे वाले में से नीचे की तरफ जा रहा है आई। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी दूरी यहाँ से होगी आपके पास में x नोट बाई 3, यहाँ से कितनी होगी 2x नोट बाई 3। तो यहाँ पे पार्टिकल प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, तो यहाँ पे रेडियस बनेगा mv डिवाइड बाई q b2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट आएगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट आएगा, इसकी वजह से, और इसके दोनों ऐड हो जाएंगे आपकी बात। तो b2 जो आपके पास में आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा आपके पास, तो वो बन जाएगा 3/2 प्लस 3/4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई x नॉट।
सही बात है ना, दोनों को ऐड करना था, आपने ऐड कर दिया। अच्छा ये टर्म कितनी बन रही है, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 6 और 9, 9/4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई एक्स नॉट, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो रेडियस कितना बनेगा R2 दैट इज m u डिवाइड बाई q, b की जगह बन गया 9 म्यू नॉट आई और 4 पाई एक्स नॉट, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर। अब दोनों को हमें रेशो निकालना है R1/R2 का, तो R1/R2 का रेशो क्या आएगा आपके पास, दैट इज mv डिवाइड बाई q b1 डिवाइड बाई mv डिवाइड बाई q b2। तो ये रिलेशन आपके पास में आ गया b2/b1 का, तो आप लिख दीजिए b2/b1 का रेशो क्या आ रहा है, b2 में आ रहा है 9/4, बाकी सब तो सेम है, और b1 में आ रहा है आपके पास में 3/4, तो यहाँ पे 3/4, इसने इसको उड़ा दिया तो जवाब क्या आ गया आपके पास 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर। तो आसान था सवाल, बस उसमें उसी इंस्टेंट की बात कर रहा है, आगे अगर आप चले जाएंगे फिर दिक्कत है ना, आगे ऐसे मुड़ेगा, फिर हर एक पॉइंट में फिर की वैल्यू वापस बदलती जाएगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें। सिर्फ उसी इंस्टेंट की बात कर रहा है जिस इंस्टेंट पे आपने रिलीज किया है। ठीक, बच्चों 2014 में पूछा गया सवाल है, आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। सवाल आसान है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सवाल है जो आपने करंट में पढ़ा था, पर मैंने पहले ही बताया था कि जो ये आपका गैल्वेनोमीटर है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैग्नेटिज्म में थ्योरी में रहता है, इस वजह से कई बार यहाँ पे पूछ लेता है। करके बताइए बच्चों क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ, इसका जो आंसर रहेगा आंसर विल बी 5। सवाल में क्या है, ए गैल्वेनोमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट 0.06 एम्पियर, तो मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, तो इससे जो करंट मैक्सिमम जा सकता है IG, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 6 डिवाइड बाय 1000 एम्पियर। सही, ठीक है। अगर इसको हम कनेक्ट करें 4990 ओम की रेजिस्टेंस से, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस से, कितनी 4990 ओम की रेजिस्टेंस से, तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है, इसकी रेंज है 30 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, IG मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस इसकी ये जो रेजिस्टेंस होगी 4990, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास 30 वोल्ट। क्लियर। सवाल है बोला कि 0 से 30 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाता है। अगर ऐसा केस है तो IG की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आ गया 6/1000, यहाँ पे मिल गया RG प्लस 4990 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 बन गया कुछ, तो RG की वैल्यू कितनी आ गई, RG की वैल्यू होगी 5000 माइनस 4990, तो ये आपके पास में 10 हो गया, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें यहाँ से समझ में आ गया। फिर आगे क्या बोल रहा है देखिए, इफ कनेक्टेड टू एक रेजिस्टेंस का नाम है 2N/290 ओम, इट बिकम अमीटर। अब इसको अमीटर बनाना है, अगर अमीटर बनाना है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से हमें रेजिस्टेंस पता लग गया 10 ओम, इसे जो करंट जा रहा है 6/1000। अब इसके पैरेलल में एक ऐसे शंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए, शंट रेजिस्टेंस, और इसकी रेंज क्या बननी चाहिए आपके पास में, इससे मैक्सिमम करंट कितना जाना चाहिए आपके पास 1.5 एम्पियर, तो ये आ गया 1.5 एम्पियर। क्लियर। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है दैट इज 1.5 माइनस 6/1000 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछिए तो कर देते देखिए सॉल्व, तो आप क्या लिखेंगे, IG RG इज इक्वल टू IS RS। ये जो आपके पास में सवाल रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के, बहुत ही आसान रहते हैं, देखिए कितने आसान सवाल हैं ये। दिस 6/1000 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 10 इज इक्वल शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस इज बिकम 10 ना, तो आप इसको लिख दीजिए, दिस इज 1.5 माइनस 0.006। क्लियर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 ही है, अब इसको 1.5 ही मेंशन कर दीजिए, और यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस वैल्यू RS, बहुत ज़्यादा बहुत छोटे से चेंज आएगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई।
वैल्यू वैसी सी आएगी। ये 10 आ गया, ये यहाँ पे साफ हो गया, ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आपने लिखा 3 से, तो आर एस की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, दिस इज बिकम 2/50, सही 2/50 ओम। अच्छा इसको किसके बराबर किया, इसको इसने एग्जैक्टली उठाया क्या, ये 240 नहीं लगा, मतलब एग्जैक्ट लगा रहा है, एग्जैक्ट लगा दो भाई, फिर ये अप्रोक्सीमेशन मत लो, पूरा एग्जैक्ट सोल्व करो। फिर इसको पूरा एग्जैक्ट सोल्व करने जाएंगे बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, फिर इसको सोल्व करो। 1.5 में से अगर आप 0.006 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलता है आपको, तो यहाँ पे मिल गया 4, यहाँ पे मिल गया 9, यहाँ पे मिल गया 4, ये ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया 1.494। तो यहाँ पे आपने लिखा IG दिस इज 6/1000, RG 10, IS की वैल्यू 1.494 और RS की वैल्यू हमें निकालना है। तो आपने किया, तो यहाँ पे भी 1000 आ गया, इसने इसको उड़ा दिया। तो RS की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 60/1494। थोड़ा और काट लेते हैं, यहाँ पे 30 बन गया, यहाँ पे 7, 4 और 7, सही ठीक है। अब 3 से भी कट रहा है ये, तो काट दीजिए इसको, 6, ठीक है। तो कितना के बचते 10/249, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अभी किसके बराबर हो गया, ये होगा 2n लिखा हुआ है इसको, 2n/249, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो 5 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 5। तो आसान था, कोई दिक्कत, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ पर सवाल आसान था, ठीक है। बच्चों अभी हम मैथ्स कॉलम पे हैं, मैथ्स कॉलम, और ये वाला मैथ्स कॉलम आपसे 2006 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है, आसान है मैथ्स कॉलम ना। हाँ भाई, तो इसके जो आंसर्स हैं आपके पास में, वो ए का आपके पास में ऑप्शन पी एंड क्यू, ए का जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज ओनली पी, ए का सिर्फ पी। बी का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी में 2 ऑप्शन सही हैं, दैट इज क्यू एंड एस। सी की अगर आप बात करेंगे तो सी में आपके पास में अगेन यही दोनों सही हैं, क्यू एंड एस। और अगर आप डी ऑप्शन की बात करेंगे बच्चों, तो डी में आपके पास में क्यू आर एंड एस, 3 ऑप्शन सही हैं, क्यू आर एंड एस, क्या। अच्छा इसमें अगर आप देखें क्या क्या है, सबसे पहले बोला द डाइलेक्ट्रिक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। एक डाइलेक्ट्रिक रिंग है आपके पास में, ऐसे एक रिंग है, इस पर चार्ज ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या प्रोड्यूस करे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे और कुछ नहीं करेगा, और वो भी रुके हुए चार्ज की वजह से, तो आप उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर। तो पहले वाले का पी मैच कर गया बिकॉज उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और रुका हुआ चार्ज है। सेकंड ने बोला द डाइलेक्ट्रिक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और अगर आप इसे घुमाना शुरू कर देंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब ये है ना रुके हुए चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन तो पी ऑप्शन तो गलत हो गया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाँ प्रोड्यूस करेगा एक, क्योंकि ये अगर चार्ज मूव करे तो आप इसे करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, उसकी वजह जो फील्ड है दैट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नहीं करेगा।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाँ वो प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आता है, दैट इज NIA। तो यहाँ पे करंट भी है आएगा आपके पास, इक्विवेलेंट एरिया भी आएगा। तो इसका आपके पास में Q एंड S ऑप्शन मैच कर गया। सी में बोला गया कि एक करंट फ्लो कर रहा है रिंग में I। रिंग में अगर I करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा वो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? तो सिर्फ Q एंड S अगेन वही ऑप्शन। डी में अगर आप बात करेंगे तो करंट की जो वैल्यू है I0 cos ओमेगा टी आ गया आपके पास में। अब देखिए करंट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट है डाइपोल मूवमेंट भी आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और करंट चेंज भी हो रहा है, इस वजह से आपके पास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो क्या तीन ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन Q, R एंड S। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है। बस ये वाला सवाल आपसे जिसे अगेन मैथ्स का प्रॉब्लम है आपके पास में और 2007 में पूछेगा। और डायरेक्शन का ये बेहतरीन सवाल है। डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो बेहतरीन सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसी वजह से कैसे देखते हैं, तो वो बढ़िया सवाल है। करके बताइए, सीधी मिस्टेक मत करिए, गलती होने के चांसेस रहते हैं। हाँ भी हुआ, मैं स्वस्थ दिख रहा हूँ। ए के आपके पास में दो ऑप्शन सही है, Q एंड R। ठीक है। फिर अगर आप बी की बात करेंगे तो बी का एक ही ऑप्शन सही है, P। अगर आप बात करें सी का, तो सी का आपके पास दो ऑप्शन सही होगी, ऑप्शन Q एंड R। अगर आप बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में आपके पास में Q सही है। अच्छा, अब इसमें है क्या आपके पास में, सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं, एक वाले की बात करते हैं। तो आपको बोला गया कि दो करंट कैरिंग वायर बना दीजिए ऐसे, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। फिर इस पी पॉइंट पे मिड पॉइंट है पी आपके पास में, तो ये बोला गया था पी आपको मिड वे बोल दिया सवाल के अंदर। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों वायर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। नेट कितना है, 0। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में क्या बोला गया था, मैग्नेटिक फील्ड पी की अगर आप बात करें कॉलम 2 में पी की, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट इन द वायर्स आर इन सेम डायरेक्शन। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पी तो सही नहीं हुआ। सेकंड वाला सही होगा बिकॉज उसमें बोला अपोजिट डायरेक्शन में, क्यू ऑप्शन में यही तो बोला, द मैग्नेटिक फील्ड at P due to current in the wires are in opposite direction। सही बात। There is no magnetic field at point P, ये वाली बात भी सही है बिकॉज दोनों की वजह से था, पर नेट कैंसिल आउट हो गया। वायर्स विद रिपेल नीचे, वो कैसे देखेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बाहर। ये इस पे इधर, इस पे इधर, दोनों अट्रैक्ट कर रही है आपके पास में, दोनों अट्रैक्ट कर रही है तो रिपेल नहीं करेगी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो, क्यू ऑप्शन सही हो गया, आर ऑप्शन सही हो गया। फिर अब चलते हैं सेकंड वाले के अंदर। सेकंड में क्या है बच्चों, आपके पास में ऐसे दो लूप बनाती है, ऐसे दो लूप बनाती है, और दोनों में करंट का जो सेंस है वो सेम है आपके पास में। यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो क्या बोला गया, द पॉइंट P इज सिचुएटेड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जोइंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर विच हैविंग सेम रेडियस। अब सुनना मेरी बात को, आपको पता है कि ये एक रिंग होगी, इसके मिड पॉइंट पे, रिंग के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम डायरेक्शन में ही होता है, बस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पूरी, जैसे यहाँ पे एक रिंग है तो रिंग के हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम रहेगी, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन सेम रहेगी सेंटर पे। तो यहाँ पे दिखाई दे ऐसा दिखाई दे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यहाँ पे आएगा, इसकी वजह से भी सेम ऐसा आएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, हाँ है, तो एक तो आपके पास पी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, जीरो भी नहीं है। अब रिपेल अट्रैक्ट कैसे देखेंगे बच्चों, इसको बार मिनट में कन्वर्ट कर लो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, इस वाली लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आ रहा है, तो ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी मिनट का आता है, जब यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, आपके पास
यहाँ पे भी ऐसा ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा नॉर्थ और साउथ। अट्रैक्शन वगैरह देखने के लिए आपको बहुत बार लूप को बार मैग्नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बार मैग्नेट में इस तरीके से कन्वर्ट करिए कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम आए। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो इस तरफ आ गया, तो बार मैग्नेट का भी ऐसा आना चाहिए। तो बार मैग्नेट का साउथ से नॉर्थ होता है, इस वजह से ऐसे रखा है मैग्नेट को, समझ में आ गया। इसका करंट के लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ इस तरफ आ रहा है आपके पास, तो बार मैग्नेट का भी ऐसे आना चाहिए, ऐसा ही आ रहा है। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या बोलेगा, पास आ जाता है। ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल नहीं कर रहे, तो एक ही ऑप्शन सही हुआ, दैट इज ऑप्शन पी। ये बढ़िया था सेकंड वाला कि अट्रैक्शन कैसे देखें, तो अब बार मैग्नेट की तरह एज्यूम करके देख लीजिए। मैंने आपको चैप्टर में सिखाया था बार मैग्नेट कैसे मानेंगे। आप इस तरीके से बार मैग्नेट मानिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन सेम रहे और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी सेम रहे। क्लियर। तो मैं पूछूं इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो इस जितना इस लूप का होगा, दैट इज I × πr²। फिर आपके पास में सी वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे दो लूप बना रखे हैं आपके पास, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। और करंट आपके पास में इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे एक पॉइंट है P मिड पे, यहाँ पे से एक पॉइंट हो गया P। अब देखिए किसी करंट कैरिंग रिंग के बाहर मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे देखेंगे, तो इसके अंदर तो पता है, अंदर बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसके अंदर पता है अंदर कैसा आ रहा है, बाहर आ रहा है। अंदर बाहर आया तो बाहर अंदर आएगा, बिकॉज क्लोज लूप बनाना है। अगर यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन आएगा, रिंग के अंदर कोई पॉइंट देखें तो आउट ऑफ प्लेन आएगा, तो रिंग के अंदर आउट ऑफ प्लेन आएगा, तो रिंग के बाहर इनटू द प्लेन आएगा, बिकॉज इसको क्लोज लूप बनाना है, घूम के वापस ऐसे आना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ पे ऐसे अंदर आएगा। सिमिलरली इसकी वजह से भी यहाँ पे अंदर आ रहा है, देखिए इसके से यहाँ पे बाहर आ रहा था, इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा था, तो बाहर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा था, तो इस वाले पोर्शन में इनटू द प्लेन आएगा। यहाँ पे देखिए अंदर वाले पोर्शन में इनटू द प्लेन आ रहा है, तो बाहर कैसा आएगा, आउट ऑफ प्लेन आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। आप कैसे देख सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में बताई थी, ऐसे ऐसे करके बनती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो वहाँ पे अंदर जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप बनाना है। समझ में आ गया। यहाँ पे ऐसे एक रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, ऐसे। तो जो डायरेक्शन में आपके पास में अंदर वाले रीजन में, रिंग के अंदर वाले रीजन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, रिंग के बाहर वाले रीजन में उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास में, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, बिकॉज इक्वी डिस्टेंस है आपके पास में, तो जो रिजल्ट एक के थे वही मैच कर जाएंगे। क्लियर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो क्यू मैच कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आर मैच कर जाएगा। रिपेल अट्रैक्ट कैसे देखिए, रिपेल अट्रैक्ट के लिए क्या करिए बच्चों, इसको भी अगेन बार मैग्नेट मान लीजिए। ऐसे करा, बार मैग्नेट कैसा बना, ऐसा बना बार मैग्नेट। समझ में आ रहा है, ऊपर नॉर्थ यहाँ पे साउथ से। सिमिलरली इसमें अगर आप देखेंगे तो कैसा बार मैग्नेट बनेगा, इसको आउट ऑफ द प्लेन अगर आप बनाएंगे बच्चों, तो बाहर की तरफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसा बनाया तो यहाँ पे नॉर्थ दिखाई देगा, और ऐसे अंदर की तरफ क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे साउथ दिखाई देगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा ऐसा बनेगा बार मैग्नेट, कुछ जो बाहर वाले पोर्शन में था मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए, तो यहाँ पे साउथ बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, तो साउथ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। नॉर्थ की डिस्टेंस कम है ना साउथ से, तो ये दोनों रिपेल भी कर रहे होंगे, पर रिपल्शन कम इफेक्टिव होगा, अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे आपके पास। देखिए इस बार लूप में भी जब अट्रैक्शन में देखना है कि रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, तो बार मैग्नेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे बार मैग्नेट देखा, मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ रहेगा, साउथ नीचे की तरफ रहेगा। इसमें देखा मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ आने के लिए यहाँ पे बाहर साउथ होना चाहिए, वहाँ पे नॉर्थ, तभी तो मैग्नेटिक मूवमेंट बार मैग्नेट का अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे साउथ हो, फिर ये ऐसा बन गया, फिर अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा था। डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में क्या हो गया, आपके पास ऐसे दो लूप बना दिए। इसमें करंट कुछ ऐसा जा रहा है और इसमें करंट कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा ही बोला है इसने। और P कॉमन सेंटर पे है आपके पास में, P कॉमन सेंटर पे है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, इस वाले लूप की वजह से बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पे टोट कर दीजिए। इसकी वजह से किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर। अब आपसे बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो उसके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके पास करंट की वैल्यूज कितनी है वो नहीं पता। दोनों में करंट सेम होता, आपके पास यही बोला गया क्या, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा तो नेट 0 नहीं होगा, तो इसकी वजह से म्यूट I/2a आएगा, इसकी वजह से म्यूट I/2b आएगा, तो नेट 0 नहीं आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है पर नेट कैंसिल आउट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट 0 नहीं है, तो क्यू सही हो गया। रिपेल अट्रैक्ट देख लेते हैं।
तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसकी वजह से बाहर वाली वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है आपके पास, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसके हर एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा आपके पास में, सेम है इसके हर एक पॉइंट पे, क्योंकि इसकी पेरीफेरी पे आप जाएंगे तो इसकी पेरीफेरी सिमेट्रिक है बाहर वाले से, तो बाहर वाले की वजह से इस रिंग के हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अगर सेम होगा तो फिर वही बात बन जाएगी कि आपने एक लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो नेट जीरो हो जाएगा नेट। मेरी बात समझिए वापस से ढंग से, यहाँ पे एक बाहर वाला लूप है, एक्सटर्नल लूप, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसे अंदर एक लूप बना दिया। तो ये वाला जो अंदर लूप की जो पेरीफेरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे रीजन में सेम होगा, पेरीफेरी वाले हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी इस वाले की वजह से। इसमें कुछ करंट I1 जा रहा है जिसके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ B1 होगा, यहाँ पे B1 होगा, यहाँ पे B1 होगा, यहाँ पे B1 होगा, इसके अंदर B1 नहीं होगा। मैं इस बोल रहा हूँ कि इससे सिमेट्रिक है ना, पेरीफेरी वाले पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे सेम होगा। अब आप अगर हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, जहाँ पे करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि एक लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, बिकॉज जिस रीजन में करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप मान सकते हैं भी आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और एंड फोर्स डिस्टेंस जीरो है, जब भी आप एक लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो उस पर फोर्स जीरो लगता है, तो फोर्स जीरो लगता है, ना अट्रैक्ट करेगा ना कोई रिपेल, कुछ नहीं करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन क्यू। तो ये बढ़िया सवाल था, डायरेक्शन वायरेक्शन के लिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस सवाल से। तो जब भी अट्रैक्शन की बात आए ना बच्चों, तो आप बार मैट मान लेना, उससे सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। बच्चों एक सवाल अभी हम देखेंगे, वो 2017 में पूछा गया और मैट्रिक्स मैच का दूसरा पैटर्न में वो गिवन होता है कि एक्चुअली होता है वो सिंगल इंटीजर मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है, कि उसमें आपको अगर पेयर गिवन होंगे तो पूछा है कौन सा करेक्ट पेयर है। तो सवाल थोड़ा मतलब दिखने में बड़ा है बहुत आसान, तो मैं आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाऊंगा और आप तो सोल्व नहीं करें, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसमें क्या बात हुई है कि नेट फोर्स को जीरो करना है, मतलब फोर्सेस देखने में मैग्नेटिक फोर्स किस तरह है, इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह है, उस हिसाब से पाथ बताना है। तो सवाल बहुत आसान है और वो स्क्रीन पे आएगा, पूरे पेज पे आपको दिखाया जाएगा वो, और उसके आंसर्स लिखे हुए तो वहीं से कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, उसको करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको कर पाएंगे, ठीक है।